पिछले साल मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आए। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया, सेलो का आया, फ्लेयर का आईपीओ आया, डूम्स का आईपीओ आया। अच्छा, आपको पता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज में अगर आपने आईपीओ के टाइम 10,000 उसमें अगर इन्वेस्ट किए होते तो आपके जो 10,000 है वो आपको 24,000 बन के मिले होते अगर आपने उसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है, क्यों एक कंपनी आईपीओ लेके आती है, कैसे एक रिटेलर आईपीओ में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाता है और क्या आपके लिए आईपीओ सही होगा या गलत होगा, जानेंगे इस वीडियो के एंड में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड चलते हैं जल्दी से बोर्ड पे एंड जानते हैं डिटेल में कि आईपीओ होता क्या है। सो व्हाट इज एन आईपीओ? अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका पूरा नाम होता है। आईपीओ तब आता है जब एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जब एक पहली बार पब्लिक कंपनी बनने जा रही होती है तब कंपनी आईपीओ लेके आती है। जब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, फर्स्ट टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है और उसी टाइम वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है। बेसिकली इसका पूरा रीजन जानते हैं कि कंपनी आईपीओ लाती क्यों है। सी, कंपनी को चाहिए होता है कैपिटल या फिर पैसा एक्सपांशन और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हर एक कंपनी को बड़ा बनना होता है आखिर में, तो उसे पैसे चाहिए होते हैं डेवलपमेंट के लिए, अपने एक्सपांशन के लिए। तो वो पैसे कहाँ से लाए, उसके पास एक सवाल आता है। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो होता है लोन, जो कि कौन देगा? बैंक देगा। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या हो जाता है ना, कंपनी को पैसे तो मिल जाएंगे बट कंपनी को इन दी एंड में बैंक को पटाने होंगे ईएमआई। ईएमआई क्या होता है? कर्जा ही होता है। समझ लो कंपनी के लिए तो वो कर्जा ही हुआ ना। अगर कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए डेट ही लेते जाएगी तो इन्वेस्टर्स को वो कंपनी पसंद ही क्यों आएगी इन्वेस्ट करने के लिए। देखो, अगर कंपनी को प्रॉफिटेबल होना है तो उसके अंदर जितना कर्ज कम रहे उतना उसके लिए अच्छा होता है। तो एक कंपनी के लिए सेल्फ एक्सपांशन के लिए एक टाइम पे ठीक लगता है कि वो लोन ले या फिर कर्जा ले ले अपने सेल्फ एक्सपांशन के लिए, बट बार बार अगर डेट ले रही है तो वो ना तो इन्वेस्टर के लिए अच्छी है, ना तो उसमें कोई इन्वेस्ट करेगा अपने पैसा, ना तो कंपनी के ओनर्स उसको पसंद करेंगे और वो यही चाहेंगे कि इसका बस कर्जा माफ हो जाए, भले प्रॉफिट आए या ना आए। तो जो सबसे बड़ा मोटिव रहता है फंड रेज करने का, वहां पर ये वाली उम्मीद खत्म हो जाती है कंपनी के लिए कि वो लोन ले बैंक से जिसमें उसको हर साल ईएमआई पटानी पड़ेगी। तो ऐसे में कंपनी सेकंड ऑप्शन जाती है। वो क्या करती है कि हम अपने शेयर्स को पब्लिकली ऑफर करेंगे। ये सेकंड ऑप्शन आता है जब एक कंपनी प्राइवेट होती है, तब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है और फर्स्ट टाइम वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जाती है। तो वो ये सोचती है कि अब हमें पैसा चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने हिस्सेदारी कंपनी की पब्लिक को ऑफर करते हैं। मीन्स कि हम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं कि वो हमारे शेयर्स खरीदे, बदले में हमें पैसा दे और हम उस पैसे से अपना सेल्फ एक्सपेंशन करें या फिर बिजनेस के ग्रोथ में लगाए। और बोलेंगे कि आपका पैसा हमें दे दो और जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी हम आपके शेयर्स पे आपको एक टाइम के प्रॉफिट बना के देते रहेंगे। तो कंपनी इसलिए आईपीओ लाती है ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करें एज अ इन्वेस्टर के रूप में और कंपनी को मिल जाए पैसा। मोटिव सीधा सीधा यही है, कंपनी को चाहिए पैसा सेल्फ एक्सपेंशन के लिए, तो उसे सबसे पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना होता है, जिसके लिए उसे पैसा की जरूरत रहती है। तो वो आपके पास आती है पैसा मांगने के लिए और जब आप उसमें पैसे डालते हो या फिर आप कंपनी को पैसे देते हो तो बदले में वो आपको शेयर दे देते हैं। ये सारे प्रोसेस को ही आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब एक पहली बार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड बनने जा रही होती है, जिसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना रहता है और पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिकली ऑफर करती है, तो उस प्रोसेस को आईपीओ बोलते हैं। तो हमने ये जान लिया कि आईपीओ क्या होता है, जिसमें कंपनी आपके पास आती है अपने शेयर्स लेके और वो आपसे पैसे लेती है और फर्स्ट टाइम वो स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। अब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसे कैसे कमाएंगे या फिर प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, अब उसे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से कि ये कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है और जब वो कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो एक इशू प्राइस लेके आती है। एक इशू प्राइस लेके आई, लेट सपोज 100 रुपीज का। कंपनी ने बोला कि मैं अपना जो इशू प्राइस रख रही हूँ वो 100 रुपए रख रही हूँ, आप आइए और 100 रुपए में हमारे आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। अब जब क्या होता है ना, कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो 100 रुपए पे ही लिस्ट नहीं होती। जब उसके स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की बारी आता है ना, तो वो या 100 रुपए से ज्यादा पे लिस्ट हो सकती है या 100 रुपए से कम पे लिस्ट हो सकती है। तो अगर आपका आईपीओ या फिर आपकी कंपनी जो आपने रिसर्च की हुई है उस आईपीओ को लेके और वो कंपनी अगर अच्छी है और इश्यू डे के दिन अगर उसका प्राइस 100 रुपए है और जिस दिन लिस्टिंग डेज आते हैं, मतलब कि जिस दिन वो स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होता है, अगर वो 100 रुपए बढ़ गया मतलब वो 200 रुपए पे लिस्ट हो गया, मतलब आपका जो 100 रुपए है वो डबल हो गया।
मतलब आपके जो 1 लाख लगे होंगे वो आपको 2 लाख बन के मिल जाएंगे। ये होता है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस। होता यह है कि आपको एक इशू प्राइस दी जाती है जिसमें आपको बता दिया जाता है कि ये इस अमाउंट पे आपको इन्वेस्ट करना है, और ये आपके डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से उसकी रिसर्च की है कंपनी की। और जब वो कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपने इशू प्राइस पे डिक्लेयर की हुई प्राइस से या तो ज्यादा के भाव पे पुट हो सकती है या तो कम के भाव पे पुट हो सकती है। अगर आपका आईपीओ इशू प्राइस से ज्यादा के भाव पे लिस्ट होता है तो आपको बोला जाता है कि लिस्टिंग गेन्स रिसीव होंगे, और अगर आपके इशूइंग प्राइस से कम भाव पे अगर वो कंपनी लिस्ट होती है तो आपको बोल सकते हैं कि लॉस हो जाएगा। बट वो लॉस नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो इन द एंड में हो सकता है कि वो मे भी लॉन्ग टर्म में आपका लॉस रिकवर करके वापस से बढ़ा हुआ आपको मिल जाए। तो ये होता है कि आईपीओ में प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है। सबको आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि आईपीओ में कितने टाइप के लोग कैसे कैसे अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में कोई भी आके कितना भी अमाउंट आईपीओ में नहीं डाल सकता, सबके लिए एक लिमिटेशंस है कि कौन से टाइप के लोग कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको वो समझना होगा। तो मेजरली मार्केट में 3 टाइप के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में, और वो कौन कौन होते हैं? वो एक है पहले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, जिनकी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो बिग प्लेयर्स ऑफ मार्केट होते हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा रहता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इनके लिए ना सिर्फ 50% का जो क्राइटेरिया है वो रिजर्व किया जाता है। मतलब कि अगर कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत सारी, और वो अगर आईपीओ में किसी कंपनी के इंटरेस्ट ले रही हैं, तो उसमें सिर्फ उस शेयर की 50% हिस्सेदारी ही कोई खरीद सकता है। अगर कोई 50% से ज्यादा अप्लाई करता है, लेट्स से कि 60% का एप्लीकेशन आ गया उस कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो उन 10% को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। मतलब वो 10% लोगों को वो आईपीओ का हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ 50% लोगों को ही, या फिर सिर्फ 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ही ये मौका मिलेगा कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आते हैं जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो होते हैं NII, मतलब कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब कि वो लोग जिनके पास बहुत पैसा रहता है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो एक पर्सन ही होते हैं। मतलब कि जैसे हमारे राकेश झुनझुनवाला जी थे, हमारे रतन टाटा जी है, हमारे मुकेश अंबानी जी है। तो ऐसे लोग जो कि एक इंडिविजुअल है, बट उनके पास उनकी जो नेटवर्थ है ना वो बहुत ज्यादा है। तो जिनकी इनकम 2 लाख से ज्यादा है ना, उनको NII की कैटेगरी में डाला जाता है। तो एक क्राइटेरिया NII की भी होती है आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, जिनकी इनकम जो है, नेटवर्थ जो है वो 2 लाख से ज्यादा की होती है। तो उनके लिए सिर्फ 15% का जो क्राइटेरिया है वो रिजर्व है। अगर आईपीओ में अप्लाई करने के टाइम 16% या फिर 16% का NII की तरफ से एप्लीकेशन आ जाता है, तो वो इन 2% लोग का जो एप्लीकेशन ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो सिर्फ 15% का क्राइटेरिया ही एक्सेप्ट करेगी। अगर जो भी जल्दी से इन्वेस्ट कर देगा आईपीओ में, अगर NII जो है, अगर वो बहुत सारे लोग हैं और वो जल्दी से अगर 15% का जो ये सीट है अगर वो भर जाता है, तो उसके बाद अगर आप भी NII हैं और अगर 15% के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको वो आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। NII के बाद जो थर्ड टाइप के पर्सन आते हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं हम जैसे रिटेलर्स। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ पहले। वो होते हैं हम जैसे रिटेलर्स, जिनके लिए 35% का जो क्राइटेरिया है वो रिजर्व होता है। जिनकी इनकम जो है वो 2 लाख से अगर कम है तो वो रिटेल की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपकी इनकम जो है वो 2 लाख से ज्यादा है तो आप फिर NII में अप्लाई करेंगे, अब इसमें रिटेल की कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे। पर अगर आपकी इनकम 2 लाख से कम है तो आप रिटेलर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपके लिए 35% का जो रिजर्वेशन सीट है वो अलॉट किया जाता है। आईपीओ को थोड़ा सा और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज किसी कंपनी ने अगर 1000 शेयर इंट्रोड्यूस किए अपने आईपीओ के जरिए, तो ये जो 1000 शेयर है ना, ये एक बार में कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। ये 1000 शेयर कंपनी को चाहिए तो, पर वो टुकड़ों में लेगी, एक साथ नहीं लेगी, और सबको अलग अलग चांस देगी मार्केट में। तो ये जो अपने 1000 शेयर है, इसका जो 50% का जो रिजर्व एरिया जो क्राइटेरिया रखा गया वो QIB पर्सन्स के लिए रखा गया, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती है। फिर इसका जो 15% का क्राइटेरिया रखा गया है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। फिर इसका जो 35% का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रिटेलर्स के लिए रखा गया है। मतलब कि 1000 का जो शेयर है उसका जो 50%, मतलब 500 शेयर QIB अप्लाई कर सकते हैं। 1000 का 15% मतलब 150 शेयर NII अप्लाई कर सकते हैं, और 1000 का 35% मतलब कि 350 शेयर्स
वो रिटेलर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंपनी को टोटल मिल जाएंगे पूरे 1000 शेयर ऐसे मिल जाएंगे। 500 जो शेयर्स है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए रिजर्व है, 150 एनआईआई के लिए रिजर्व है और 350 जो है वो रिटेलर्स के लिए रिजर्व है। ऐसे टोटल 1000 शेयर जो कंपनी है वो अपने टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे लेती है ताकि सबको मार्केट में मौका भी मिले और सब अपने अमाउंट पे एक अच्छा रिटर्न बना पाए। तो ये होता है क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग टाइप के अमाउंट के लिए, जो कि आपके लिए समझना जरूरी था। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो शायद मुझे सिर्फ 200 रुपए दे के या फिर 300 रुपए दे के ही उसका एक शेयर मिल जाएगा, या फिर कोई कंपनी अगर 200 रुपए का आईपीओ लाती है तो मुझे उसके एक शेयर जो है उसकी प्राइस सिर्फ 200 रुपए पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता, ये गलत है। आईपीओ में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा इस शेयर के प्राइस का, और वो लॉट का जो साइज रहता है, एक रूल है हमेशा याद रखना आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी का जो रूल है कि वो 15,000 से ज्यादा का लॉट प्राइस नहीं रख सकती। मतलब कि अगर कोई कंपनी 200 रुपए का शेयर प्राइस इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसके साथ साथ उसका एक लॉट प्राइस भी होगा, और लॉट प्राइस अगर लेट सपोज उस कंपनी का 100 रुपए उसने एक लॉट साइज रखी, मतलब अगर आपको एक शेयर के बदले एक लॉट खरीदना है और उस एक लॉट की कीमत कितनी है 100 रुपए और शेयर की प्राइस कितनी है 200 रुपए, तो 200 इंटू 100 मतलब आपको उस आईपीओ में लगाने होंगे 20,000 रुपए। हमेशा याद रखें कि आईपीओ में इन्वेस्ट जब करेंगे तो एक शेयर बाय नहीं किया जा सकता, आपको एक लॉट खरीदना होगा और एक शेयर की प्राइस आपको इशूइंग प्राइस बता दी जाएगी। आप उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो। एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 3 डेज एंड मैक्सिमम 10 डेज के लिए आईपीओ का जो मार्केट है वो खुला रहता है, जिसको आप इशूइंग पीरियड भी बोलते हो। तो ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखें जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की कैटेगरी में लाता है। आपने ये तो जाना कि आपको कितने अमाउंट इन्वेस्ट करना है, बट अगर आपको ये भी जानना है कि आपको कितने शेयर रिसीव होंगे उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो उसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये सब कैलकुलेशन करके बताने का मेरा मोटिव यही है कि मेरी जो वीडियो देख रहा है उसको क्लियरिटी हो कि इन्वेस्टमेंट हो कैसे रही है, उसको अपने पैसे का एक एक हिसाब किताब पता हो, क्योंकि आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, मैं भी ये जानता हूँ। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, और वो भी कोई बड़ा सा मैथ्स नहीं है, बेसिक सी कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए। तो वो भी मैं करके बता दे रहा हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स जानने हैं, ये आईपीओ में या फिर स्टॉक्स में कहीं पे भी अप्लाई होता है, तो कुछ नहीं होता, आपकी जो लॉट साइज है का जो प्राइस है, लॉट साइज का जो प्राइस है उसे डिवाइड कर देना सिंपल सा शेयर प्राइस के साथ। हमने जाना कि एक कंपनी का जो लॉट साइज का प्राइस होता है वो 15,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी जिसका लॉट प्राइस अगर 10,000 है और उसकी अगर शेयर की प्राइस अगर उसने इशू की 200 रुपए के भाव से, तो दैट मीन्स कि 2 5 10 आपको 50 शेयर्स रिसीव होंगे। तो ये होती है कैलकुलेशन, आपको कितने शेयर्स रिसीव होंगे एक आईपीओ या फिर स्टॉक्स में अप्लाई करने के लिए। तो ये अब इस वीडियो का सबसे एंड टॉपिक है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको भी मैं ये होप कर रहा हूँ कि जानने का ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आखिर आईपीओ में कि नहीं। क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप सच में प्रॉफिट बना सकते हैं, कहीं कंपनी डूब गई तो, या फिर जो भी आप सोच रहे होंगे वो इस वीडियो में मैं आप क्लियर कर दूंगा। आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर मार्केट में दो टाइप के जो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं स्पेक्यूलेटर्स, एक होते हैं स्पेक्यूलेटर्स, एक होते हैं हम जैसे इन्वेस्टर्स। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? लेट्स से कोई एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है और किसी पर्सन ने 10 तारीख को उसकी आईपीओ या फिर उसकी इशूइंग प्राइस पे बाय कर ली उसके 100 शेयर्स। अब 10 दिन बाद मतलब 20 तारीख को वो जो शेयर्स है वो 400 रुपए के भाव पे स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट हो गया। मतलब 4 गुना जो पैसा है वो डबल हो गया। तो जो 10,000 होंगे वो 40,000 10 दिन में बनकर। आईपीओ लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें कुछ ही टाइम पे जो पैसा रहता है या तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा या तो आपको घटा हुआ मिलेगा। तो ये वो टाइप के लोग होते हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं एक टाइम पे उसके लिस्ट भाव पे, फिर एग्जिट हो जाते हैं। मतलब उस शेयर को बेच के उस कंपनी से एग्जिट हो जाते हैं, उसमें वो शेयर होल्डर नहीं रहते। तो उनका क्या मोटिव रहता है कि उनको तुरंत प्रॉफिट चाहिए। उन्होंने 10 तारीख को ही प्राइस में बाय किया, 10 दिन बाद ही उसे सेल किया, चाहे उनका प्रॉफिट हो या लॉस हो, और वो एग्जिट करके चले जाते हैं। सेकेंड टाइप के अगर आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हो,
आप फिर स्पेकुलेटर्स के मोटिव से इन्वेस्ट नहीं करते। आप कब इन्वेस्ट करोगे? जब वो प्राइस या फिर वो जो आईपीओ है वो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। लेट से यही प्राइस अब वो 400 रुपए में वो लिस्ट हो चुका है, तो अब आप वो 400 रुपए का जो भाव है अब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे एज अ इन्वेस्टर के रूप में। आप स्पेकुलेटर नहीं बने, आप इन्वेस्टर बन गए, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मुझे कंपनी का रिपोर्ट अच्छा लगा तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता हूं। तो आपने क्या की, इन्वेस्टमेंट करती है उस कंपनी को देख के। अगर आपको उसकी अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी दिखी होगी या फिर उसको आपको लगा होगा कि ये कंपनी आगे चल के अच्छी बढ़ोतरी कर सकती है, तो आपने उस मोटिव से इन्वेस्ट किया। तो ओवरऑल कंक्लूजन बस इतना है कि आपको जब आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, मोटिव आपको पता होना चाहिए कि आप एज अ स्पेकुलेटर के रूप से सोच रहे हैं या फिर इन्वेस्टर के रूप से सोच रहे हैं। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए या फिर आपको तुरंत ही आपको अपने अमाउंट में प्रॉफिट या फिर लॉस देखना चाहता है, तब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें, अगर आपको उस कंपनी पे भरोसा हो तो। और इन्वेस्ट करने से पहले मैं एडवाइस कर दूं कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट ऐसे ही ना करते, पहले उससे पढ़ ले कि उसका इश्यू प्राइस क्या है, उसकी लॉट साइज क्या है, कंपनी कितना प्राइस इशू कर रही है, कितना इन रिटेलर्स के लिए। ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने सीखी है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्किल को बढ़ाएगा। और अगर आपका जो मोटिव है वो इन्वेस्टर के रूप से कि स्टॉक मार्केट में पहले वो आईपीओ लिस्ट हो जाए फिर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो आप उस मोटिव से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म के रूप से, अगर आपको बेनिफिट एक लंबे टाइम के बाद चाहिए तो विश करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी नॉलेज अच्छी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये नॉलेज को भी स्प्रेड कर देना ताकि और लोगों को भी पता चले कि आईपीओ होता क्या है। अपना ध्यान रखें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।